नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का जब कभी भी वो कंसल्ट करते हैं, सलाह लेते हैं, तो एक बेसिक क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे ऊपर तो कोई केस बनता ही नहीं है, हमें तो केवल परेशान करने के लिए ये झूठा दावा हमारे ऊपर डाल दिया गया। पर अब एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा समझ नहीं है, वो तो यही मान लेता है कि अब अगर हमारे ऊपर केस हो गया तो हमें जीवन भर या फिर एक लंबे समय तक ये कोर्ट केस लड़ता रहना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान भी होते हैं जहां पर मात्र एक एप्लीकेशन आपको कोर्ट के अंदर लगानी है, जिसके बाद आप केस की शुरुआत में ही ना आपको कोई एविडेंस देना, ना आपको कोई गवाह यानी कि विटनेस कोर्ट में बुलाना, और आपकी उस एप्लीकेशन के आधार पर ही सामने वाली पार्टी का कोर्ट केस खारिज कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर अगर ऐसा आखिरकार होता है तो हमें बताया क्यों नहीं जाता, या फिर अगर आखिरकार ऐसा होता है तो एक एडवोकेट क्यों नहीं इसका रास्ता अपना लेता। अब मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता। कुछ चुनिंदा सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर आप मात्र एक एप्लीकेशन लगाने से अपना पूरा कोर्ट केस खारिज करवा सकेंगे। अब वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, वो मैं आज की वीडियो में विस्तार के साथ आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी बड़ी जजमेंट है, सारी की सारी डिटेल में आप लोगों को क्लियर करके दी जाएगी। बस आपको इतना देखना है कि जो भी कानूनी प्रावधान हमने बताए हैं, या जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट हम आपको बता रहे हैं, क्या आपका केस उसी के अंदर तो फॉल नहीं कर रहा। और अगर आपका केस उसी के अंदर आ रहा है तो मुबारक हो, आप मात्र एक एप्लीकेशन लगाकर अब अपने खिलाफ दर्ज केस को कैंसिल करवा सकेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी आखिरकार क्या होता है वो चीज क्लियर करूंगा, क्योंकि इसी कानूनी प्रावधान के अंदर आप कोर्ट में अपना आवेदन डालते हुए सामने वाली पार्टी का केस सीधा खारिज करवा सकेंगे। इसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी से संबंधित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो भी बड़ी जजमेंट्स हैं, मैं आज आपको एक एक करके केस टाइटल के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। तो अब आप डिस्प्ले पर ध्यान दें। सबसे पहले मैं कानूनी प्रावधान यानी कि जो प्रोविजन है हमारा, रूल है हमारा, वो डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आप सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उसके ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 11 पर ध्यान दें, तो वो बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कि जहां पर आप सामने वाली पार्टी ने जो आपके ऊपर दावा डाला है उसको सीधा खारिज करा सकते हैं बिना कोर्ट केस लड़े। अब इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, ऑर्डर 7 रूल 11 बोलता है प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन फॉलोइंग केसेस, कि जो कोर्ट में दावा डाला गया है इन हालातों में सीधा खारिज किया जाएगा। एक क्लोज बोलता है जब वहां पर कोई कॉज ऑफ एक्शन केस में ना बताया हो। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो कारण जिसकी वजह से हमें कोर्ट के अंदर आकर अपना दावा डालना पड़ा। बेसिकली यह कहा जाता है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है समय सीमा के अंदर ही कोर्ट में केस डालना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं मेरा किसी ने पैसा मार लिया, मेरे को किसी व्यक्ति से पैसा लेना है और उसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया, तो जिस दिन उसने मुझे पैसा देने से मना करा उस दिन मेरा कॉज ऑफ एक्शन बना और उस दिन से लेकर 3 सालों के भीतर मुझे कोर्ट में केस डालना होगा। तो इसीलिए हर केस में कॉज ऑफ एक्शन लिखना जरूरी है, और अगर आप कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखते तो ऐसी प्लेंट को कोर्ट से खारिज करा दिया जाएगा। अब इसका बी क्लोज देखिए, यह बोलता है अगर आपने कोर्ट से जो भी राहत मांगी है वो अंडर वैल्यू है, मतलब कि मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 2 करोड़, पर अब आपको पता है ज्यादा वैल्यू बताऊंगा तो ज्यादा फीस देनी पड़ेगी, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू दिखाते हुए कम दिखा दिया। आपने बोला 2 करोड़ नहीं, मेरी प्रॉपर्टी 50 लाख की है, तो यहां पर माना जाएगा कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू दिखा दिया।
इसके अलावा सी पॉइंट कहता है जब आपने अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर वैल्यू के साथ दिखाया है, पर कोर्ट में जो दावा डाला है वहां पर प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी, प्रॉपर स्टैंप नहीं दिया, प्रॉपर मान लेते हैं स्टैंप पेपर नहीं जमा कराए, यानी कि जितनी भी कोर्ट फीस, जितने भी स्टैंप पेपर लगते थे वो प्रॉपर नहीं दिया, आपने उसकी चोरी करी, तो ऐसे आधार पर आपका केस खारिज कर दिया जाएगा। वैसे बी क्लोज और सी क्लोज जो हमारा है, जहां पर बोलते हैं प्रॉपर वैल्यू बताओ, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दो, वहां पर कोर्ट पहले एक मौका देता है कि भाई आपको मौका दे रहे हैं, आप प्रॉपर वैल्यू बताओ या प्रॉपर फीस भरो, नहीं तो हम आपका केस खारिज कर देंगे। और अगर मौका देने के बाद भी आप नहीं सुधरे तब आपका केस खारिज होगा। अब इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दें, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी बोलता है जहां पर आप एक ऐसा दावा कोर्ट में डाल रहे हैं जो टाइम लिमिटेशन से बाहर है या किसी कानून के अंदर बाढ़ है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि 12 सालों के भीतर आपको संपत्ति से कब्जा खाली कराने के लिए दावा डालना पड़ेगा, और अगर आप 12 साल से बाहर निकल गए तो आपने अपनी समय सीमा समाप्त कर दी। तो इस तरीके से आपको कानून में बाढ़ कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि अब आप अपना दावा कोर्ट में नहीं डाल सकते। और ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी यही बोलता है अगर किसी कानून के तहत आप बाढ़ हैं तो वहां पर आपका दावा कोर्ट में खारिज कर दिया जाएगा अगर आप कोर्ट में आकर अपना केस फाइल कर रहे हैं। नाउ दोस्तों यहां पर यह है हमारा ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी। वैसे तो इसके अंदर कुछ और पॉइंट होते हैं, जैसे कि अगर सामने वाली पार्टी को समन भेजा जाएगा तो 2 कॉपी दी जाएंगी, कोर्ट में प्लेंट जमा की जाएगी तो 2 कॉपी होगी, वो बेसिक चीजें हैं, वो मैंने इसलिए कवर नहीं करी क्योंकि उससे सिर्फ बेवजह केस ही लंबा होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिए। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 के आधार पर आप अपने खिलाफ दर्ज केस को सीधा खारिज करा सकते हैं। नाउ अब यहां से बड़ी ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मैं यहां पर एक एक करके आपको क्लियर करने वाला हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, आपको केस टाइटल अब यहां पर दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, तो केस टाइटल है एमएस पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये ध्यान दीजिएगा 17 अगस्त 2022 की हमारी जजमेंट। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी बात करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास यह पावर है कि अगर उसके सामने कोई पार्टी आवेदन ना करे कि देखो ये तो समय सीमा से बाहर है, या तो ऑर्डर 7 रूल 11 डालकर केस खारिज होना चाहिए, तो इसके बावजूद भी अगर एप्लीकेशन नहीं लगाई तो कोर्ट अपनी सुओ मोटो पावर यानी कि अपनी स्वयं की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिना पार्टी के आवेदन किए सामने वाली पार्टी का केस खारिज कर सकता है अगर जितनी भी कंडीशन मैंने ऑर्डर 7 रूल 11 में बताई थी उनमें से कोई भी पॉइंट वहां पर क्लियर हो रहा हो। मतलब कि दोस्तों जरूरी नहीं कि अब आपको कोर्ट में आवेदन देना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट की नजर में यह बात आती है तो कोर्ट को भी पावर दी गई है कि वो सीधा उस प्लेंट को खारिज कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, काफी बड़ी जजमेंट है दोस्तों ये। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। केस टाइटल है सलीम डी अबोटवाला एंड अदर जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस श्यामाजी ओडावजी ठाकर एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 17 सितंबर साल 2021। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या क्लियर किया। देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी यानी कि ऐसे केस की बात आएगी जहां पर यह बोला जाता है कि जो केस फाइल किया है वो बाढ़ बाय लॉ किसी कानून के तहत बाढ़ है, उसको केस नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी स्थिति में मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ आते हैं तो वहां पर केस को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ क्या होते हैं? देखिए कई बार लोग कोर्ट में बोलते हैं कि सर हमारी संपत्ति पर कब्जा था पर हमने 12 सालों से ज्यादा देर कर दिया, अब हमारा केस खारिज हो गया। अब यहां पर अगर कोर्ट को लगता है नहीं भाई कब्जे की बात है तो एविडेंस देखने जरूरी है, हमें फैक्ट्स को कंसीडर करना जरूरी है। सीधा एप्लीकेशन के आधार पर हम ये नहीं बोल सकते केस खारिज होगा या सुना जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर कोर्ट को लगता है कि बिना एविडेंस देके हम ये नहीं तय कर सकते कि किसके पक्ष में केस जाएगा, तो वहां पर मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ बन जाता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है तो शुरू में ही केस रिजेक्ट मत करो, आप पूरे केस की ट्रायल करो, तब निर्णय लो क्या यह केस यहां पर खारिज होने योग्य है या फिर यह पार्टी के पक्ष में सुनाया जाएगा। मतलब कि मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ के केस में आप ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर अपना केस खारिज नहीं करा सकते। अब दोस्तों इसके अलावा भी काफी और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल है राजेंद्र बजोरिया एंड अदर जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस
हेमंत कुमार जलन एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। और ध्यान दीजिएगा डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 21 सितंबर साल 2021। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर कि आखिरकार प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर एक पार्टी ने किसी रिलीफ की मांग की है, अपने दावे में कोई राहत की मांग की, और कोर्ट को लगता है कि ऐसी कोई भी राहत किसी भी कानून के अंदर इस पार्टी को नहीं दिलवाई जा सकती, तो ऐसे केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर हम उस केस को सीधा खारिज कर देंगे। ऐसी कंडीशन में अगर कोई शैम लिटिगेशन, मतलब ऐसी कार्रवाई है जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करेगी, तो हम उस केस की सुनवाई नहीं करेंगे और ऐसी कंडीशन में उस केस को सीधा खारिज कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर सामने वाली पार्टी आपके खिलाफ कोर्ट केस करके ऐसे राहत की मांग कर रही है जो किसी भी कानून में नहीं है, रिलीफ एक्ट में नहीं है, सीपीसी में नहीं है, किसी कानून में नहीं है, तो आप इस जजमेंट का रेफरेंस दिलाते हुए उस केस को सीधा खारिज भी करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगली जजमेंट की ओर। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, केस टाइटल है हमारा ग्राम पंचायत हनासवार खुर्द, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस धन सिंह एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका जो मैटर डिसाइड हुआ था 19 अप्रैल साल 2022 को। ध्यान दें ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए भाई, जो ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी है, जहां पर हम प्लेंट को, केस को खारिज कराते हैं, वो मैंडेटरी है नेचर में। मैंडेटरी नेचर का मतलब वो जरूरी है पार्टी को दिलवाना, और उसको केस की ट्रायल में कभी भी एप्लीकेशन को लगाकर खारिज करवाया जा सकता है, पर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल से पहले, यानी कि जब केस का निर्णय आने वाला हो उसके पहले कभी भी आप यहां पर इस एप्लीकेशन को लगाकर अपने खिलाफ दर्ज केस को खारिज करा सकते हैं। और वहां पर पार्टी ये नहीं कहेगी कि देखो भाई इन्होंने तो शुरू में नहीं लगाई एप्लीकेशन, अब हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते। जी नहीं, प्रेजेंट केस में भी एविडेंस के केस पर स्टेज थी और वहां पर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, यानी कि केस का फैसला आने से पहले कभी भी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाकर उसको खारिज करवाया जा सकता है। अब दोस्तों काफी बड़ी जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर और ध्यान दें, काफी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल है डॉक्टर रमेश चंद्र मुंजल एंड अदर्स वर्सेस डॉक्टर सूरज मुंजल एंड अदर्स। ध्यान दीजिएगा 13 अप्रैल साल 2022 की हमारी जजमेंट है। अब ध्यान दीजिए कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या क्लियर किया गया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि हम अगर रिजेक्शन की बात, केस को रिजेक्ट करने की बात आएगी, तो या तो वो पूरा का पूरा रिजेक्ट होगा या पूरा का पूरा रिजेक्ट नहीं होगा। हम पार्शियल रिजेक्शन वहां पर केस को नहीं कर सकते। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि आधा केस तो खारिज कर दिया और आधे पॉइंट्स को कोर्ट के अंदर सुनकर केस चला दिया। या तो पूरा केस खारिज होगा या पूरे के पूरे केस की सुनवाई होगी। यह चीज यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर किया। अब दोस्तों मैंने आज आप लोगों के साथ 5 बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट क्लियर करी, पर यह ऑर्डर 7 रूल 11 प्रोविजन इतना महत्वपूर्ण और इतना बड़ा है कि इसके अंदर अभी भी अगर हम इंपॉर्टेंट जजमेंट बोले तो कम से कम 15 से 20 जजमेंट ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए जाननी काफी अनिवार्य है, ताकि आप बेवजह हरासमेंट फेस ना करें और सीधा अपने खिलाफ दर्ज केस को कैंसिल करा दें। और अगर मैं उन सभी जजमेंट्स को कंप्लीट करूं तो कम से कम 3 पार्ट्स में हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं लेकर आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जल्द से जल्द मात्र 1 महीने के भीतर ये दोनों पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा, जहां पर आप सीधा अपने खिलाफ दर्ज केस को ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर कैंसिल करा सकेंगे और आपको सभी महत्वपूर्ण जजमेंट में डिस्प्ले पर केस टाइटल के साथ क्लियर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित रही। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी और अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। इसके अलावा अगर आप हर रोज हर लेटेस्ट और हर इंपॉर्टेंट जानकारी से अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।